बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिड टर्म के टॉप 50 MCQs में आप लोग को वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे 50 MCQs डिस्कस करेंगे जो आपके मिड टर्म के प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने MCQs कौन कौन से हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट जो हमारे पास CS 607 का MCQs है वो है टू क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द रियल ब्रेन फंक्शन, इंट्रोस्पेक्शन ऑफ माइंड, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। तो देखिए जब भी इंटेलिजेंट मशीन्स को बनाया जाता है तो उसमें आपको पता है मशीन तो खुद डम एंड डफ होती हैं, उनको तो कुछ समझ नहीं होती। एक एक्सपर्ट ह्यूमन ही उसके अंदर नॉलेज को फिक्स करता है और जिस तरह से वो फिक्स करता है देन वो उसी तरह से वर्क करती है। सो हमें इसीलिए जब एक इंटेलिजेंट मशीन को हम क्रिएट करते हैं, लाइक आर्टिफिशियल मशीन्स हम बनाते हैं, तो उससे पहले हमें ब्रेन फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सो सेकेंड वन इज़ एवरी ग्राफ कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ ट्री, कि हर ग्राफ को आप कन्वर्ट करते हैं ट्री में, चाहे वो डायरेक्ट ग्राफ है या वो इनडायरेक्ट है। क्योंकि CS 607 के कोर्स कोड में आपने दो तरह के ग्राफ देखे हैं, एक है डायरेक्ट ग्राफ और एक है इनडायरेक्ट ग्राफ। डायरेक्ट ग्राफ को भी आप ट्री में ही कन्वर्ट करते हो और इनडायरेक्ट ग्राफ है वो भी आपका कन्वर्ट ट्री में ही होता है। सो हर ग्राफ जो है वो कन्वर्ट ट्री में होता है। नेक्स्ट देखें, अ फंक्शन बाय विच वी कैन टेल विच बोर्ड पोजीशन इज़ नियर टू आवर गोल इज़ कॉल्ड। अच्छा, हमारी जो पोजीशन अपने गोल के करीब हो, लाइक जब हम ट्री तैयार करते हैं उसमें जो पोजीशन आपके गोल के नज़दीक, यानी जो रास्ता आप फॉलो करके आप अपने गोल तक जल्दी पहुँचते हो, उसको हम फिटनेस फंक्शन बोलते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम इज़ एज़ कम्पेयर टू आ ह्यूमन एक्सपर्ट। परफॉर्मेंस जो होती है एक्सपर्ट सिस्टम की, लाइक मशीन्स वगैरह की, कंप्यूटर की, वो हाई होती है ह्यूमन एक्सपर्ट से। ठीक है, ये हमने कंपैरिजन का एक टेबल देखा था आपके लेक्चर नंबर आई थिंक 10 या 11 में है। उसमें आपने परफॉर्मेंस का एक टेबल पूरा देखा था जिसमें एक साइड पर एक्सपर्ट सिस्टम था और दूसरे साइड पे ह्यूमन एक्सपर्ट थे। सो उस पूरे टेबल को आप कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं लाइक MCQs में। नेक्स्ट वन है द एबिलिटी टू क्रिएट, लर्न एंड रिकोगनाइज थिंग ऑटोमेटिकली कॉल्ड। अच्छा, आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप चीज़ों को लर्न करते हो, रिकोगनाइज करते हो चीज़ों को ऑटोमेटिकली, तो वो चीज़ें होती हैं चाहे वो मशीन है या ह्यूमन है। ठीक है, वो इंटेलिजेंस के ज़मरे में आ जाती हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट इज़ एज़ कम्पेयर्ड टू एन एक्सपर्ट सिस्टम। अच्छा, ये भी आपके उसी टेबल में से है जहाँ हमने कास्ट की बात हुई थी कि कॉस्ट ह्यूमन की जो होती है समटाइम ज़्यादा होती है, समटाइम नहीं मोस्टली ऐसा होता है। क्योंकि आप अगर एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो हो सकता है उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई हो, लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम से अगर आप हेल्प लेते हो तो उसमें कोई आपको फ़ीस यानी कोई चार्जेस नहीं होंगे। सो कास्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम से जो है वो हाई है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हाई है। नेक्स्ट देखें, द ब्रेथ फर्स्ट सर्च BFS ट्रैवर्सल ऑफ अ ग्राफ विल रिजल्ट इनटू, उसका रिजल्ट किस में जाता है, आप ग्राफ को ट्रैवर्स करते हो, जब उसको बनाते हो तो वो लाइफ फाइनली एक ट्री बन जाता है। RIXCON एक्सपर्ट सिस्टम वाज डेवलप बाय। अच्छा, RIXCON एक्सपर्ट सिस्टम को जब हम ड्यूरिंग लेक्चर कर रहे थे तो मैंने आपसे यही डिस्कस किया था कि ये आपके थ्योरी में इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, इससे जस्ट MCQs रिकवर होंगे आपके। और उसमें से फर्स्ट MCQ यही है कि R1XCON को जो है वो डेवलप किसने किया, DEC ने किया था, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन की इंटेलिजेंट है, क्योंकि आर्टिफिशियल है ना तो मशीन को हम नकली जहानत ही बोल सकते हैं, उसमें अपनी जहानत नहीं है। सो है इफ़ एन एरो पॉइंट्स फ्रॉम नोड A टू नोड B देन नोड B विल बी कॉल्ड, कि अगर एक एरो है नोड A से नोड B की तरफ तो नोड B जो होगा वो A का चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप B को ऊपर करके A को नीचे कर लें तो P चाइल्ड बन जाएगा। सो इस वक्त A टॉप पे है यानी A आपका पेरेंट नोड है और B उसका चाइल्ड है। ठीक है, चाइल्ड ऑफ नोड A यानी A जो है वो चाइल्ड हो जाएगा, B जो है वो चाइल्ड हो जाएगा A का। नेक्स्ट देखिए, द स्टेट दैट रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड गोल स्पेस। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है द सीक्वेंस। सीक्वेंस आपको दी हुई है 2 6 8 3 4 5 3 1 वेयर विल द वैल्यू ऑफ Q5 प्लेस्ड इन 8 क्वीन प्रॉब्लम। अब देखें 8 क्वीन प्रॉब्लम बेसिकली होता क्या है, हमने ड्यूरिंग लेक्चर डिस्कस किया था कि ऐसा प्रॉब्लम जिसमें एक नंबर दूसरे को अटैक नहीं करेगा। अब आप 8 क्वीन है तो 8 रो लेंगे और 8 कॉलम लेंगे। ठीक है, 8 क्वीन में 8 ही रो ली जाती हैं और 8 ही कॉलम लिए जाते हैं। एक साइड पे आपकी रो होती है, ऊपर से आपके सारे कॉलम,
फिर आपने क्या करना है, इन नंबर को आपने फिक्स करना है उस 8 क्वीन के अंदर। उस क्वीन के अंदर यानी उस चेस बोर्ड जो आपने तैयार किया, जो टेबल आपने तैयार किया, उसमें इन नंबर को फिक्स करना है। नंबर को कैसे फिक्स करना होता है हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। नंबर को फिक्स करने के बाद आप चेक करेंगे कि Q5 जो आपके है, क्वीन 5 जो है वो कहाँ पर है। उसके लिए आप रो 4 और रे 5 यानी एक साइड से आप रो को देखेंगे, दूसरी साइड पे कॉलम को देखेंगे कि किस साइड पे ये रखी गई है। सो इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर हो, नंबर भी चेंज हो सकते हैं, इनकी सीक्वेंस भी चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही होगी कि आपसे पूछा जाएगा कि 8 क्वीन प्रॉब्लम में ये कहाँ पे प्लेस है, कौन सा नंबर किधर प्लेस है। तो आपको फ़ौरन से एक जो है वो क्वीन ड्रा करके आप उसको चेक करके देख सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने स्किप नहीं करना। 8 क्वीन यहाँ से MCQs आपके आते हैं। नेक्स्ट वन है प्रोग्रेसिव डीपनिंग एलिमिनेट्स BFS यूजिंग DFS। हाँ, BFS और DFS जो है वो प्रोग्रेसिव डीपनिंग के अंदर होता है। प्रोग्रेसिव डीपनिंग क्या है, ये आपका एक अलग से टॉपिक था। जब हम BFS और DFS को स्टडी कर रहे थे ना, उसके बाद BFS को हमने स्टडी किया, DFS को उसके बाद थर्ड टॉपिक था प्रोग्रेसिव, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हम इसमें BFS और DFS दोनों यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इन GA जेनेटिक एल्गोरिथम द रैंडम प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल एन इंडिविजुअल विद रिक्वायर्ड लेवल इज़ फाउंड। जब तक आप उस वक्त तक जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर अपने स्टेप को रिपीट करते हो, तब तक जब तक आपको अपना फिटनेस लेवल फाइंड नहीं होता। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ देयर टू यूज़ इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर 2 तरह के ग्राफ हैं आपके पास, जो आपके स्टार्ट के लेक्चर्स में आपको मेंशन था। एक डायरेक्ट ग्राफ है और अनडायरेक्ट ग्राफ है। सिंपली इनकी पहचान एक है जो एरो से डिनोट हो और दूसरा जो विदाउट एरो हो, फिर उसका जो है रिलेशनशिप बैक नोड के साथ भी होता है। फिर नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द सोल्यूशन स्पेसिस फॉर प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंट इन ग्राफ। ठीक है। फिर है क्लिप्स कमांड, इसको क्लिप्स भी बोलते हैं, CLIPS भी बोलते हैं। कमांड फॉर एडिंग 2 नंबर्स 3 and 4। इनमें 2 नंबर ऐड करने के लिए हमेशा जो सिंबल होता है ना उसको फर्स्ट पे रख देते हैं और बाकी जो नंबर है उसके बाद लग जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है +3 and 4। यहाँ पे नंबर भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन कमांड आपकी यही यूज़ होगी। लाइक आपने प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, उसको आपने सिंबल को पहले रखना है और बाद में अपने नंबर्स को ऐड करना है। जेनेटिक एल्गोरिथम यूज़ GA यूज़ कब होता है, पैरेलल अप्रोच के लिए यूज़ होता है। इन द लीनियर मॉडल विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज़ में जो आपका नॉलेज इंजीनियरिंग था, ये आपका फेज़ में नहीं आ रहा था। अच्छा, ये फेज़ हमने डिस्कस किए थे एक फेज़ को ड्यूरिंग लेक्चर। अगर आपने लेक्चर लिए हैं तो आपको तो हर चीज़ को समझ आ रही होगी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिए तो फिर उन लोग को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी। इन्फॉर्म देखिए नाम से पता चल रहा है कि हमने जब वो रैट वाली एग्जांपल CS 607 में हम एक एग्जांपल को लेकर हम चलते रहे। CS 607 का जो फर्स्ट लेक्चर में वहाँ पर हमने रैट की एग्जांपल ली थी कि वो अपने मिशन को कैसे पहुँचता है, उसके लिए उसने ह्यूरिस्टिक सर्च भी अप्लाई की थी, जिसको हम कॉल करते हैं इन्फॉर्म सर्च। ठीक है, ये इन्फॉर्म भी है और ह्यूरिस्टिक भी है। ह्यूरिस्टिक अप्रोच कौन सी थी, जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि हो सकता है कि ये चीज़ ये जो रास्ता है ये ठीक मंजिल तक आपको ले जाए। नेक्स्ट है एवरी ग्राफ कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्री। हर ग्राफ ट्री में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे होगा, बाय रिप्लेसिंग द नोड्स। नोड्स को जब आप रिप्लेस करोगे तो आपका ग्राफ जो है वो कन्वर्ट ट्री में हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि ग्राफ में भी नोड्स होते हैं और ट्री में भी नोड्स होते हैं। और कन्वर्ट कैसे होते हैं, बस आपने ग्राफ को सीक्वेंस से नोड्स को सीक्वेंस देना होता है। टाइप्स ऑफ नॉलेज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रूल ऑफ थंब। ह्यूरिस्टिक आपको रूल ऑफ थंब इसलिए है कि इसको रूल ऑफ थंब इसलिए बोलते हैं कि ये आपको ठीक अप्रोच देता है। यानी ह्यूरिस्टिक अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसकी मदद से आप मंजिल तक पहुंच जाते हो। ठीक है, समटाइम ये गलत भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि ये आपको अपने मंजिल तक पहुंचा देती है। द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम दैट परफॉर्म इन्फेरेंस इज कॉल्ड इन्फेरेंस इंजन। ये इन्फेरेंस का टॉपिक है आपका, उससे यहाँ नाम लिए गए। ठीक है, ये उधर जो ऑब्जेक्ट के नाम थे वो सारे मेंशन थे CS 607 के लेक्चर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉट एग्जाम्पल ऑफ अनइन्फॉर्म्ड सर्च। फर्स्ट 5 सर्च जो है वो एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल में नहीं आ रहा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्री इन एरो फ्रॉम वन नोड टू अदर इज कॉल्ड एज। एक एरो जो है एक नोड से दूसरे नोड तक जो एरो होती है उसको एज बोलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ नॉलेज। स्ट्रक्चरल नॉलेज, जिसके अंदर स्ट्रक्चर पूरी अब उसकी बॉडी होती है, उसके अंदर आपका रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट के दरमियान जो सारा होता है वो सारा स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए आपके पास है इन इंटेलिजेंस टू सॉल्व द ट्रैवल प्रॉब्लम वी यूज़ अप्रोच। हम कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं, हिट एंड ट्रेल का मेथड। हिट एंड ट्रेल मेथड कौन सा था, मेथड था जहाँ हमने ह्यूरिस्टिक अप्रोच का कंसेप्ट देखा था लेक्चर नंबर 1 से आई थिंक 4 लेक्चर में ये हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर हिट एंड ट्रेल का मेथड हमने डिस्कस किया था कि हम हिट एंड ट्रेल का मेथड अप्लाई करते हैं, यानी हमें सोल्यूशन का पता नहीं होता, हम ऐसे ही लाइक तुक्के से काम कर करके हम चेक करते हैं कि हो सकता है ये सोल्यूशन हो, ये और फाइनली हो सोल्यूशन जो है वो हमें मिल जाता है।
genetic algorithm is in which multiple search path are follow in parallel search method. जेनेटिक एल्गोरिथम में सर्च मेथड का कंसेप्ट भी क्लियर था हमारा ड्यूरिंग लेक्चर. अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिए तो एटलीस्ट ये जो एल्गोरिथम है ना सारे जेनेटिक एल्गोरिथम और BFS DFS इनका कंसेप्ट क्लियर कर लें. यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन MCQs सारे यहीं से बनते हैं. नेक्स्ट देखें, इन ऑप्टिमल पाथ सर्च वी ट्राई टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन. ऑप्टिमल पाथ सर्च में हम बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड करते हैं. फिर है जेनेटिक एल्गोरिथम यानी GA इज अ सर्च मेथड इन विच मल्टीपल सर्च पाथ आर फॉलो इन पैरेलल. इसमें पैरेलल आपने फॉलो करना होता है अपने सोल्यूशन को या अपने गोल को लेने के लिए. इन रीजनिंग के टॉपिक में टाइप्स ऑफ रीजनिंग भी हमने देखी थी. इन रीजनिंग द कंक्लूजन ड्राइव मे बी रॉन्ग. ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोल्यूशन तक पहुंच रहे हो वो सही हो. यानी आप जो सोल्यूशन ले रहे हो या जिस रास्ते पे चल रहे हो कि आपको यहाँ से जो है वो ठीक सोल्यूशन मिल जाए, तो ऑब्जेक्टिव आपको कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ को आप लेकर चल रहे हो ये ठीक हो, यानी वो रॉन्ग भी हो सकती है. ठीक है, रीजनिंग के टॉपिक में अब यहाँ पर समझाने का टाइम नहीं है कंसेप्ट को. बाकी कंसेप्ट मैंने लेक्चर में सारे कंप्लीट कर दिए. जिन लोगों ने लेक्चर्स दिए ये MCQs उन्हीं को समझ आएंगे, बाकी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा. आगे देखिए, अब है 8 क्वीन प्रॉब्लम. एस्ट्रेट दैट placement of 8 queen on a chessboard so that none of them can the other. कि 8 क्वीन प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम होता है? सिंपली कि उस 8 क्वीन में जो आप चेस बोर्ड बनाते हो ना 8x8 का, चाहे वो 4x4 का है, 4 क्वीन प्रॉब्लम है तो 4x4 का होगा. अगर तो आपके लेक्चर में तो 8x8 का ही है क्योंकि वो 8 क्वीन प्रॉब्लम ही डिस्कस हुई है. सो हम 8 की बात करते हैं. 8 में आपके पास देखिए 8 रो होंगी, 8 कॉलम होंगी. और रीज़न क्या है, आपने करना क्या है कि आप ऐसे नंबर को फिक्स करेंगे कि कोई नंबर दूसरे को अटैक नहीं करेगा. सो यहाँ पर ये डेफिनेशन से ये पॉइंट लिया गया आपका MCQs कि 8 क्वीन बेसिकली होता क्या है कि नंबर को अटैक नहीं करना होता. फिर है इंटेलिजेंस. क्या है इंटेलिजेंस? इज़ द एबिलिटी टू थिंक, लर्न, प्लान, फिर उसको स्केड्यूल करना. ठीक है, ये सारा इंटेलिजेंस के ज़माने में ही आ रहा है. फिर है इन ऑप्टिमल पाथ सर्च. ऑप्टिमल पाथ सर्च में OPS में वी ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन, बस सोल्यूशन फाइंड करते हैं. फिर है विच सर्चिंग टेक्निक गिव अस अ बेटर सोल्यूशन एवरी टाइम. आपको हर वक्त जो है वो बेस्ट सोल्यूशन कौन देता है? वो आपको इन्फॉर्म स्ट्रेटजी यानी ह्यूरिस्टिक सर्च. आपको जहाँ लाइक वो रैट वाली एग्जांपल ही बेस्ट है कि उसको जब पनीर का टुकड़ा नहीं मिलता तो वो उस स्मेल यानी उसको फॉलो करता है कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है पनीर के टुकड़े की, तो वो उस जानिब जाके अपने पनीर के टुकड़े को हासिल करता है. नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ द फिटनेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस. अब फिर से 8 क्वीन प्रॉब्लम. अब देख लें 8 क्वीन प्रॉब्लम से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं. अगर आपको 8 क्वीन प्रॉब्लम की समझ नहीं है तो काइंडली 8 क्वीन प्रॉब्लम वाला लेक्चर आप देखें, उसको डीपली देखें कि कैसे 8 क्वीन प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं, कैसे हम नंबर्स को फिक्स करते हैं और हमारा प्रॉब्लम कब जाके सॉल्व होता है. तो ये वहाँ से लिया गया क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसमें 8 क्वीन प्रॉब्लम में जो फिटनेस वैल्यू है वो कौन सी है? वो 8 है आपकी. अ सर्कल सिम्बल इन अ ट्री स्ट्रक्चर इज कॉल्ड. सर्कल को क्या कहते हैं? ट्री में हो या नोड में सर्कल ट्री में हो या ग्राफ में आपके पास जो सर्कल बने हैं उनको हम नोड्स बोलते हैं. अ स्टेटमेंट इन कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म CNF कॉन्सिस्ट ऑफ एंड्स ऑफ आर्स. ये तो एक कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है क्योंकि ये स्टेटमेंट हमने सारी देख ली है. LISP ये लिस्ट वाज क्रिएटेड बाय जोहन MC. ये भी जैसे हमने एक और टॉपिक लिखा था ना RIXCON का जो टॉपिक हमने किया था उससे रिलेटेड भी आपको बताया गया था कि वहाँ से MCQs ही आएंगे. सो यहाँ पर भी लिस्ट वाला जो टॉपिक है इससे भी आपसे जो है वो MCQs पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन नहीं. तो इसको याद नहीं करना. इसमें 1-2 MCQs बनते हैं कि इसको क्रिएट किया कब किया और डिवेलप लाइक किसने किया और कब हुआ, ऐसे क्वेश्चन इसमें से आएंगे. फिर है वी यूज़ ग्राफ टू रिप्रेजेंट प्रॉब्लम एंड देयर सोल्यूशन स्पेस. टू हम ग्राफ को किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं? सोल्यूशन के लिए करते हैं. एक्सपर्ट सिस्टम मॉडल द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट नॉलेज एंड रीजनिंग. भाई नॉलेज एंड रीजनिंग क्या है, ये कैसे यहाँ पर एक्सपर्ट सिस्टम में आ रहा है? तो आपने नॉलेज एंड रीजनिंग से बहुत बड़ा कंसेप्ट एक लिया था, लाइक बहुत बड़े लेक्चर्स थे, उस पर 3-4 लेक्चर आपके नॉलेज एंड रीजनिंग पे डिपेंड करते हैं. सो ये कंसेप्ट क्लियर कर लें, ये इंपॉर्टेंट है. इज़ द टाइप ऑफ नॉलेज दैट कैन बी डिस्क्राइब एज द नॉलेज अबाउट नॉलेज. डाटा अबाउट डाटा हो तो मेटा डाटा होता है, नॉलेज अबाउट नॉलेज हो तो मेटा नॉलेज कहलाएगा आपका. ग्राफ्स एंड नेटवर्क अलाउ बिटवीन ऑब्जेक्ट एंटिटीज़ टू बी इन करप्टेड रिलेशनशिप. ठीक है, ग्राफ एंड नेटवर्क क्या अलाउ करता है आपको? एंटिटीज़ और ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो है वो रिलेशनशिप को. द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट कैम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया.
if you know that alpha implies beta and your beta is true, now alpha to be true, you can automatically say that के modus ponens rules है. modus ponens rules में कौन सा था, आपने modus ponens rules देखा था और modus tollens rules, दो रूल्स हमने देखे थे और दोनों के बारे में आपको यही बताया गया था कि दोनों इंपॉर्टेंट हैं. सो मॉडस पोनस रूल्स में हमने क्या देखा था कि अगर अल्फ़ा इम्प्लाइज करता है बीटे को तो बीटा को करता है तो बीटा भी ट्रू होगा और अल्फ़ा जो भी है अल्फ़ा जो है वो भी ऑटोमेटिकली ट्रू होगा, यानी सबका ट्रू होना ज़रूरी है. तो ये मॉडस पोनस रूल में होता है. व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ इन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटजी? इन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटजीज़ का सेकेंड नेम जो है वो क्या है, ह्यूरिस्टिक सर्च है. नेक्स्ट है वी कैन गेट सोल्यूशन गिवन सम पैरामीटर यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम. वी कैन गेट ऑप्टिमल सोल्यूशन हम लेते हैं किसके ज़रिए, जेनेटिक एल्गोरिथम की मदद से. जेनेटिक एल्गोरिथम से काफ़ी MCQs आ रहे हैं. जेनेटिक एल्गोरिथम का टॉपिक छोटा सा है, इतना लेंथी नहीं है, उसको आप लोगों ने क्लियर कर लेना है. सो यहाँ पर हमारा जो है लेक्चर फिनिश होता है. होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना ही था. ओके, अल्लाह हाफिज़.